हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। फाइनली आज हम फर्स्ट बुक का लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर का करने वाले हैं, कंट्रोलिंग प्रोसेस। बच्चों एक बात मुझे बताइए कि आप लोगों को कौन कंट्रोल करता है? डेफिनेटली अभी तो आप छोटे हैं तो आपके पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोलिंग का एक्चुअली फंडा क्या है? कंट्रोलिंग में आपके पेरेंट्स आपको बता देते हैं कि आपको क्या क्या करना हो, कैसे कैसे करना है, फिर उसके बाद वो आपको देखते रहते हैं और अगर आप कुछ गलत काम करते हैं तो आपको सही कर देते हैं और सही तरीका बता देते हैं। यही तो कंट्रोलिंग होता है बच्चों। तो बिल्कुल इसी तरह से मैनेजमेंट जो है अपने लोगों को कैसे कंट्रोल करती है कि वो उनको परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स बता देती है, फिर उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करती रहती है और उसमें कमियां देखती है अगर कुछ है, और फिर उनको सही तरीका बताती है उन कमियों को दूर करने का। दिस इज व्हाट इज द सिंपल कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो चलिए सीखते हैं कि क्या कंट्रोलिंग प्रोसेस होता है और क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं while taking these steps. So let's start with the controlling process. सबसे पहले देखिए बच्चों कि मैंने एक लाइन यहां पर लिख रखी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द कंट्रोलिंग प्रोसेस। ये लाइन समझ लीजिए, उसके बाद हम कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू मे एंड अप इन कंट्रोलिंग नथिंग। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखकर हर मैनेजमेंट अपना कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करती है। और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? कि बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं और उसके हमने स्टैंडर्ड्स पहले से तय किए होते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है बच्चों कि बहुत सारी चीजों में थोड़ी बहुत कमियां रह जाएं, लेकिन क्या मैनेजमेंट को हर चीज पे इक्वली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? क्या उसको माइन्यूटेस्ट और मेजर सारी चीजों को कंट्रोल करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैनेजमेंट को कंट्रोलिंग प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिनका ध्यान रखना है और उसके बाद ही कंट्रोलिंग प्रोसेस को इनिशिएट और कंप्लीट करना है। तो देख लेते हैं कि कितने स्टेप्स होते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, हर एक स्टेप की क्या इंपॉर्टेंस है और उस स्टेप को परफॉर्म करते टाइम मैनेजमेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए, पहला स्टेप होता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, दूसरा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, तीसरा कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स, चौथा एनालाइजिंग डेविएशंस एंड पांचवा टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप स्टेप्स लिखें तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिखें, क्योंकि एक एक स्टेप पूरा होता जाता है और वो प्रोसेस कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या है। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं बच्चों? बेंचमार्क्स होते हैं या क्राइटेरियाज होते हैं जिसके अगेंस्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। इन स्टैंडर्ड्स के बिना कुछ भी कंट्रोल नहीं हो सकता। अगर हमें यही ना पता हो कि बेसिक स्टैंडर्ड्स क्या हैं जो अचीव करने हैं, तो फिर तो जो कुछ भी अचीव हो जाएगा सब कुछ ही ठीक लगेगा। ठीक है, तो हमेशा स्टैंडर्ड सबसे पहले तय किए जाते हैं और वो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होने चाहिए। देखिए, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर वो क्वांटिटेटिवली डिटरमाइन नहीं होंगे तो उसकी कैलकुलेशंस जो हैं, जो एक्चुअल परफॉर्मेंसेस की कैलकुलेशंस है, वो बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो स्टैंडर्ड्स जो हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आउटपुट है, प्रोडक्शन है, सेल्स रेवेन्यूज हैं, कॉस्ट है, ये सारे क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स हैं। और अगर हम क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स की बात करें तो गुडविल है या फिर ऑनेस्टी है या रेगुलरिटी है, पंक्चुअलिटी है। हालांकि ये स्टैंडर्ड्स आप कहेंगे कि क्वांटिटी में डिटरमाइन करने बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको भी मेजर करने के लिए किस तरह से हम उन्हें क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर हमें ये देखना हो कि वेदर द एम्प्लॉय इज रेगुलरली कमिंग, उसकी रेगुलरिटी देखने के लिए अगर हम उसका लीव रिकॉर्ड देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा। अगर एक एम्प्लॉय 10 छुट्टियां कर रहा है और एक एम्प्लॉय 2 छुट्टियां कर रहा है तो रेगुलरिटी भी उससे क्वांटिटी से ही पता लग जाएगी।
तो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स भी जो है बच्चों वो थोड़े बहुत क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिटरमाइन किए जा सकते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद स्टैंडर्ड्स जो है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, मॉडिफाइड करने वाले होने चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो स्टैंडर्ड्स के बारे में बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट तय होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल फिक्स स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए कि जैसे अगर मान लीजिए कि स्कूल में आने का टाइम है आपका 7:30 बजे 7:30, तो वहां पर अगर ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया जाए 7:25 टू 7:35, मतलब उसमें 10 मिनट का जो है आगे पीछे लिमिट तय कर दी गई है, तो उस केस में क्या होता है कि मेजरमेंट या कंट्रोल जो है वो आसान हो जाता है। अगर बहुत रिजिड और बहुत ही स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स होते हैं तो वहां पे हम आगे देखेंगे कि कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों कंट्रोलिंग का, कि हमेशा कोई बेंचमार्क्स होने चाहिए, कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसकी बेसिस पे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को बता सकें कि ये सही है या नहीं है। से फॉर एग्जांपल 12th क्लास में पास होने के लिए 33% जो है वो क्राइटेरिया है। तो अब जब बच्चे के 80 में से 26 या 27 नंबर आते हैं तो उसे पास माना जाता है। देखो इंटेलिजेंस के हिसाब से तो अगर किसी बच्चे के 27 नंबर आ रहे हैं या किसी बच्चे के जो है वो 25 नंबर आ रहे हैं, दोनों ही बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही ज्यादा वीक है और एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड है कि 27 नंबर तो लाने ही लाने हैं, तो उसके हिसाब से अगर आपका एक नंबर भी कम हो जाएगा तो आप उसमें नॉट पास की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये स्टैंडर्ड्स बहुत जरूरी होते हैं। अगर टीचर्स जो इवैल्यूएटर्स हैं जो पेपर चेक कर रहे हैं उनको रिजल्ट डिक्लेयर करना है कि कौन पास है कौन फेल है, तो उनके पास अगर ये बेसिक स्टैंडर्ड ना हो तो वो उनको ये पता ही नहीं चलेगा। उनके हिसाब से तो 25 नंबर लाने वाला बच्चा भी ठीक है और 27 नंबर लाने वाला बच्चा भी ठीक है। तो लेकिन क्योंकि टीचर को पता है कि जिसके 25 नंबर आए हैं वो पास की कैटेगरी में नहीं आएगा, तभी टीचर जो है वो एक्चुअल रिजल्ट दे पाएगी। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब हमने स्टैंडर्ड्स तय ही इसलिए करे हैं ताकि हमें लोगों से वो स्टैंडर्ड अचीव करवाने हैं। तो अब ये देखा जाएगा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस उनकी क्या है, उसको कैलकुलेट किया जाएगा, उसको मेजर किया जाएगा। और उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैंपल चेकिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। सारे तरीकों से जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको रिपोर्ट के फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है। राउंड लेकर भी, जैसे ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस कोई मास्टर वर्कर है वो देख सकता है कि सब लोग सही ढंग से मशीनरी पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर लगता है कि कोई गलत तरीका इस्तेमाल कर रहा है किसी भी मेथड में या किसी भी प्रोसेस में, तो वहां पर वो करेक्ट कर देता है पर्सनली ऑब्जर्व करके। या सैंपल चेकिंग, एक यूनिट ऑफ आउटपुट तो चेक किया नहीं जा सकता, तो लेकिन उसमें से रैंडम सैंपल्स को उठा करके रैंडम सैम्पलिंग मेथड से उसको मेजर किया जाता है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं कि कितना टाइम उन्होंने लगाया, कितना कॉस्ट इनकर करा। तो ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो जो सुपरवाइजर्स हैं या जो मैनेजर्स हैं वो बनाकर अपने हायर अथॉरिटीज को पास करते हैं, जिससे ये देखा जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस कितनी हद तक ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो ऑब्जेक्टिव और रिलायबल होनी चाहिए। मतलब जो डाटा कलेक्ट किया जाए परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स का, उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से एम्प्लॉयर ने लिख दिया कि ये तो सही नहीं है परफॉर्मेंस, ये तो गलत है। ऐसी जो है वो अनरियलिस्टिक रिपोर्ट्स नहीं चाहिए होती इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैंने लिखा है कि मेजरमेंट जो है इट शुड बी बिफोर कंप्लीशन ऑल्सो। मतलब मान लीजिए एक असेंबलिंग इंडस्ट्री है जिसमें 5 जो है पार्ट्स मिलकर एक जो है फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो हम ऐसे नहीं बैठे रहेंगे कि फाइनल प्रोडक्ट जब बन जाएगा उसी के बाद ही उसको चेक करेंगे कि ये सही बना या नहीं। हर एक पार्ट को अगर इंडिविजुअली चेक कर लिया जाएगा तो चांसेस ये हैं कि फाइनल प्रोडक्ट भी सही बनेगा। तो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस भी मेजरमेंट होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी ओनली द मेजरमेंट आफ्टर परफॉर्मेंस। तो ये हो गया बच्चों सेकेंड स्टेप, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। उसमें क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाता है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स।
मतलब कि ये जो स्टैंडर्ड्स है और ये जो मेजरमेंट है, अब उन दोनों को कंपेयर किया जाएगा, तभी तो कमियां पता लगेंगी कि हैं भी या नहीं। तो स्टैंडर्ड्स क्या थे और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, बस यही स्टेप में देखा जाएगा। और उसके बाद 3 तरह की जो डेविएशंस है टेक्निकली बताई जाती हैं कि अगर स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस बराबर है तो 0 डेविएशंस मानी जाती है, और स्टैंडर्ड्स अगर ज्यादा है एक्चुअल परफॉर्मेंस से तो वो नेगेटिव डेविएशन है, और अगर स्टैंडर्ड्स कम है एक्चुअल परफॉर्मेंस से तो वो पॉजिटिव डेविएशन है। तो बच्चों अगर 0 डेविएशन है और पॉजिटिव डेविएशन है तो इन दोनों में तो हमें आगे के स्टेप्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब हमें कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लेना है। लेकिन अगर नेगेटिव डेविएशंस होती हैं, कोई कमी पाई जाती है परफॉर्मेंस में, तो उसके बाद फिर उसको एनालाइज किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एनालाइजिंग डेविएशंस। और इन 5 स्टेप्स में से बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है एनालाइजिंग डेविएशंस, क्योंकि कंट्रोलिंग का एसेंस माना जाता है। अगर डेविएशंस को सही तरह से एनालाइज नहीं करा, सही तरह से पता नहीं लगाया कि किस वजह से कमियां आई हैं, तो करेक्टिव एक्शंस भी लेना मुश्किल हो जाएगा, फिर तो पूरा कंट्रोलिंग प्रोसेस ही बेकार हो जाएगा। तो एनालाइजिंग डेविएशंस जो है, व्हाट इज दैट स्टेप? इट इज द स्टेप ऑफ फाइंडिंग आउट द रीजंस फॉर द डेविएशंस, कि किस वजह से स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में डिफरेंस आया है, किस वजह से एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो लो चली गई है। उसके लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि क्या कोई अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स थे, क्या वही रियलिस्टिक नहीं थे, क्या कोई प्रोसेसेस डिफेक्टिव थे, क्या रिसोर्सेज एडिक्वेट नहीं थे, क्या एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस ऑल ऑफ अ सडन आ गई है, या कुछ ऐसे कॉन्स्ट्रेंट्स थे, कमियां थी जो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या पॉलिसीज की वजह से थी। तो सारी चीजों को माइन्यूटली देखा जाता है। और अभी हम बच्चों देखेंगे, मैंने यहाँ लिख रखे हैं, लेकिन ये अभी आपको मैं इसके बाद पहले मैं पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर लूं, उसके बाद मैं ये 2 प्रिंसिपल्स बताऊंगी जो कि डेविएशंस की एनालिसिस के लिए ही बताए गए हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट व्हाइल एनालाइजिंग द डेविएशंस। These are the 2 principles, critical point control and control by exception. ये मैं अभी आपको बता देती हूँ, लेकिन पहले हम प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। अब जब डेविएशंस को हमने एनालाइज कर लिया कि क्या डेविएशंस के रीजंस रहे हैं, फिर उसके बाद लास्ट स्टेप है बच्चों टेकिंग करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन लेना ही एक्चुअल कंट्रोलिंग स्टेप है। दिस इज द फाइनल स्टेप विद द हेल्प ऑफ विच द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज ओवर। और जो करेक्टिव एक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? डेविएशंस पे डिपेंडेंट होता है। अगर हमारा रीजन है अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स, तो करेक्टिव एक्शन क्या होगा? रिवाइज द स्टैंडर्ड्स। अगर हमारा रीजन है डिफेक्टिव प्रोसेस, तो करेक्टिव एक्शन क्या होगा कि प्रोसेस को चेंज किया जाए। अगर हमारा रीजन फॉर डेविएशन है कि कुछ रिसोर्सेस कम थे, लेबर कम थी या मटेरियल कम था या फंड्स कम थे, तो हमारा करेक्टिव एक्शन क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ द एडिक्वेट रिसोर्सेज। और अगर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से कोई डेविएशन आई थी, तो करेक्टिव एक्शन होगा कि ट्रेनिंग दी जाए सबऑर्डिनेट्स को, ताकि वो फुली इक्विप रहें, ताकि वो अपडेटेड रहें, और जैसे ही एनवायरमेंटल चेंजेस हो वैसे ही वो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर सकें। या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज है, मान लीजिए 8 घंटे वर्किंग आवर्स हैं वर्कर्स के, लेकिन एक बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया जिसको जल्दी पूरा करना है, तो उसके लिए अगर ओवर टाइम की जरूरत पड़े तो ऑर्गेनाइजेशन को वो पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए ओवर टाइम की। तो करेक्टिव एक्शन क्या होगा उसका कि ओवर टाइम करके उस कमी को पूरा किया जाए। तो बच्चों जो डेविएशंस के रीजंस होते हैं, उन्हीं रीजंस को देखकर एक्चुअली करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। तो एक बार फिर से रिकैप देख लेते हैं कि सबसे पहले तो स्टैंडर्ड सेट करती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, और स्टैंडर्ड सेट करने में ये मैंने आपको प्लानिंग में भी बताया था कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सिंपल होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए।
उसके अलावा भी मैंने बताया कि वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के स्टैंडर्ड होने चाहिए और अपर लिमिट और लोअर लिमिट के साथ होने चाहिए। फिर उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को बहुत सारे तरीकों से मेजर किया जाता है, फिर उसको कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड्स के साथ। फिर अगर वो सेम नहीं होती है, कम होती है, तो उसके रीजन पता लगाए जाते हैं और फिर रीजन पता लगाने के बाद करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये कंट्रोलिंग प्रोसेस पूरा हो जाता है। मेरे दिमाग में यहाँ पर एक बात आ रही है कि कंट्रोलिंग फंक्शन एक मॉनिटरिंग फंक्शन होता है, और जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग फंक्शन ये इंश्योर करता है कि सब कुछ ठीक है और नहीं है तो सब कुछ ठीक होगा। तो मुझे लग रहा है जैसे एक फिल्म आई थी ना शाहरुख खान की, मैं हूं ना, तो उसी तरह से बिल्कुल कंट्रोलिंग फंक्शन होता है कि वो कहता है मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। और इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं हम, सब मुझ पर छोड़ दो अब तुम। इस तरह से आपको याद भी रह जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये है कि ये जो दो प्रिंसिपल्स हैं ये हम बहुत ज्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब हम पूरा प्रोसेस लिख रहे हैं, लेकिन अलग से इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल एनालाइजिंग द डेविएशंस। अब वो प्रिंसिपल्स क्या हैं बच्चों? एक प्रिंसिपल है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और दूसरा प्रिंसिपल है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। अब क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब होता है फोकस ऑन KRAs, दैट इज द की रिजल्ट एरियाज। देखो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कमियां तो बहुत सारी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, लोगों की परफॉर्मेंस में, पर अगर हर एक कमी पर ध्यान देते रहेंगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करना। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को की रिजल्ट एरियाज पे फोकस करना चाहिए। अब पता कैसे चले कि कौन से की रिजल्ट एरियाज हैं? जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि अगर पोस्टल चार्जेस हैं वो 20% बढ़ गए और लेबर कॉस्ट जो है वो सिर्फ 5% बढ़ी है, तो परसेंटेज तो लेबर कॉस्ट की सिर्फ 5% है और पोस्टल चार्जेस की 20% है। लेकिन क्योंकि लेबर कॉस्ट से टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, इसीलिए ये मोर क्रिटिकल है मैनेजमेंट के लिए। बच्चों आप अपना एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। सपोज आपके 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं, 100 नंबर का उनका पेपर होना है, और 2 सब्सिडरी सब्जेक्ट्स हैं जिनकी ग्रेडिंग लगनी है, उसके मार्क्स जो हैं वो आपकी टोटल परसेंटेज में ऐड नहीं होने हैं। तो मान लीजिए कि आपने कोई एक सब्सिडरी सब्जेक्ट का पेपर दिया और आप अपनी परफॉर्मेंस उसमें देख रहे हैं कि उसमें कभी 5 नंबर कम हो गए, कभी 2 नंबर कम हो गए, कभी उसमें 20 नंबर भी कम हो सकते हैं। लेकिन जब पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं वो उनके लिए की रिजल्ट एरिया नहीं है। लेकिन अगर आपका मेन सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी में अगर 5 नंबर भी कम हो जाएंगे तो आपकी परसेंटेज पे फर्क पड़ जाएगा। तो वो जो है वो KRAs हो गया, की रिजल्ट एरियाज हो गए। तो इसी तरह से मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि उसके की रिजल्ट एरियाज कौन कौन से हैं। तो अगर किसी अनइम्पॉर्टेंट मैटर में कोई परफॉर्मेंस डेविएशन आ गई तो उन्हें नजरअंदाज कर दो, छोड़ दो, लेकिन किसी की रिजल्ट एरिया में थोड़ी सी भी डेविएशन आ गई उस पर ध्यान देना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड प्रिंसिपल पे, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। इसको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी कहते हैं। फोकस ओनली ऑन सिग्निफिकेंट डेविएशंस बियॉन्ड अ परमिसिबल लिमिट। बियॉन्ड अ परमिसिबल लिमिट, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड्स में अपर लिमिट और लोअर लिमिट होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने ये बता रखा है कि जब प्रोडक्शन होगी तो उसमें 2 से 3% जो है अगर डिफेक्ट्स हैं तो वो अलाउड है, मतलब 100 प्रोडक्ट्स में से 2 खराब हो जाते हैं या 3 खराब हो जाते हैं तो उसने उसको परमिसिबल रेंज में मान रखा है। लेकिन अगर वो 3% से ज्यादा हो जाए, मान लीजिए एक लॉट बनकर आया उसमें 10 डिफेक्ट्स आ गए, उसमें 9 डिफेक्ट्स आ गए, उसमें 5 डिफेक्ट्स आ गए, तो वो जो है बियॉन्ड द एक्सेप्शन हो गया, वो परमिसिबल रेंज में नहीं है। तो उस पे ध्यान देना जरूरी हो जाएगा। तो इसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अकाउंटेंसी में अगर आपके 5 नंबर भी कम हो गए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपकी परसेंटेज पे फर्क पड़ जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स ने या टीचर्स ने कह रखा है कि बेटा आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो,
तुम्हारे लिए जो है 80 में से 75 नंबर तो ठीक है, लेकिन अगर 80 में से 70 नंबर आ जाएं या 69 आ जाएं तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा बैड परफॉर्मेंस है तुम्हारे लिए, इससे तुम्हारी परसेंटेज बहुत खराब हो सकती है। तो एक रेंज तय कर लेनी चाहिए कि ठीक है इतना तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं बच्चों दोनों प्रिंसिपल्स को, कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल होता है कंट्रोल ऑन की रिजल्ट एरियाज, फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। The areas which are immaterial can be ignored, but the areas which are material and which are going to affect the final outcome, that are the key result areas and they should be focused. इसी तरह से control by exception में focus on the significant deviations beyond a permissible limit, मतलब एक लिमिट तय कर दी है हमने कि इतनी लिमिट तक तो हम डेविएशंस को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उससे नीचे अगर 0.1% भी डेविएशन होगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इन दोनों प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर मैनेजमेंट जो है डेविएशंस को एनालाइज करती है और उसकी पूरी सक्सेस कंट्रोलिंग प्रोसेस की इसी बात पे डिपेंड करती है कि वो ये पता लगा पाए कि एक्चुअली डेविएशंस का रीजन क्या है और कौन सी डेविएशंस ऐसी हैं जिनके ऊपर ध्यान देना है और कौन सी डेविएशंस ऐसी हैं जिन्हें इग्नोर किया जा सकता है या जिनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए बच्चों अगर इन्हीं डेविएशंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आए तो इस लैंग्वेज में आ सकता है कि if you try to control everything, you may end up in controlling nothing. तो हर ऑर्गेनाइजेशन को ये ध्यान रखना चाहिए कि इतनी सारी एक्टिविटीज हैं और अगर वो हर एक्टिविटी पर ही ध्यान देते रहेंगे तो उनकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज कहीं अनकंट्रोल्ड ना रह जाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी मोटी चीजों पे इतना ज्यादा टाइम, एफर्ट और एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट कर देती है, मैनेजमेंट वेस्ट कर देती है, जो स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, जो स्ट्रेटेजिक एरियाज होते हैं वही निगलेक्ट हो जाते हैं, उसी में कमियां आ जाती हैं और उसी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन और गुडविल जो है वो खराब हो जाती है। तो सो वी कैन सम अप द कंट्रोलिंग प्रोसेस बाय सेइंग कि कंट्रोलिंग प्रोसेस देखने में एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसका एक एक स्टेप बहुत ध्यान से लेना होता है, क्योंकि ये मैनेजमेंट की वन साइकिल को कंप्लीट करता है और नेक्स्ट साइकिल में प्लानिंग को इम्प्रूव करता है। ये किस तरह से प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। So my dear students, this is the end of the very small chapter controlling. This is the end of the first book. तो मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी अभी तक। सारे 1 से लेके 8 चैप्टर्स तक की मैंने हर टॉपिक पे वीडियोस जो है वो अपलोड कर रखी हैं। उससे रिलेटेड आपको गाइडलाइंस इन द फॉर्म ऑफ ईज इन द एग्जाम सीरीज के नाम पर भी अपलोड कर रखी हैं। तो वो सारी वीडियोस आप देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं। मैं समझती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि किस तरह से आपके तरीके से इजी लैंग्वेज में, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में सारे टॉपिक्स आपको आसानी से समझ में आ जाएं। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है मेरे चैनल को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि हर बच्चा जो है वो इसका बेनिफिट जो है वो ले सके कि किस तरह से किसी भी टॉपिक को आसानी से समझा जा सकता है। Now in the next video, I will discuss with you the last volume, Staffing, Directing and Controlling, which has a combined weightage of 20 marks. The question and answers that are expected from these chapters and how to write the answers to get the maximum marks in your board exams. So my dear students, stay healthy, stay motivated and keep connected. Goodbye.